आज के मुख्य समाचार। नाहन में टैक्सी मैक्सी ऑपरेटर सोसाइटी की प्रशासन से मांग। पटवारी भर्ती परीक्षा शुल्क पर गदर फ्रंट का विरोध। नाहन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार का भव्य स्वागत। नेग्रोटा बगमा में पेंशनर्स महासंघ की प्रेस वार्ता। राष्ट्रीय पेंशन दिवस पर पेंशनर्स का सरकार पर हमला। रेश मैदान पर रक्तदान अंगदान शिविर आयोजित। कालीबाड़ी मंदिर सभागार में राष्ट्रीय पेंशन दिवस मनाया गया। सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा की प्रेस वार्ता। अब समाचार विस्तार से। टैक्सी मैक्सी ऑपरेटर सोसाइटी नाहन लंबे समय से टैक्सी स्टैंड की समस्या से जूझ रही है। ऑपरेटरों का कहना है कि शहर में उन्हें आज तक वैध रूप से चिन्हित और स्थायी टैक्सी स्टैंड उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण उन्हें रोजमर्रा के कार्यों में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि टैक्सी स्टैंड न होने के कारण वाहन चालकों को सड़क किनारे या अस्थायी स्थानों पर वाहन खड़े करने पड़ते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। प्रशासन की कार्यवाही का डर भी बना रहता है। इसके बावजूद टैक्सी मैक्सी चालक वर्षों से धैर्य बनाए हुए है और समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। टैक्सी मैक्सी ऑपरेटर सोसाइटी ने एसडीएम नाहन और उपायुक्त सिरमौर से भी आग्रह किया कि उनकी मांगों पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए और साथ ही जल्द से जल्द वैध रूप से टैक्सी स्टैंड उपलब्ध करवाए जाए। सोसाइटी का कहना है कि टैक्सी स्टैंड मिलने से न केवल चालकों को राहत मिलेगी, बल्कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू होगी और यात्रियों को भी सुविधा मिल पाएगी। ऑपरेटरों ने प्रशासन से यह भी निवेदन किया है कि इस विषय पर शीघ्र निर्णय लिया जाए, ताकि वर्षों से चली आ रही समस्या का स्थायी समाधान निकल सके। टैक्सी मैक्सी ऑपरेटर सोसाइटी को उम्मीद है कि प्रशासन उनकी मांग को समझते हुए जल्द सकारात्मक कदम उठाएगा। आज का हमारा जो मुख्य कारण आपके समक्ष आने का है वो ये है कि काफ़ी समय से जो है वो हम टैक्सी स्टैंड की समस्या से जो है वो जूझ रहे हैं और हमारी जो मुख्य मांग प्रशासन से रही है वो हमेशा से यही रही है कि हमें जो है वो टैक्सी स्टैंड एक जो है वो वैध रूप से जो प्रशासन से जो है वो उपलब्ध कराया जाए। तो इस बारे में जो मेरा है वो हमारे यहाँ के उपायुक्त महोदय और एसडीएम साहब जो भी हमारे बड़े पदाधिकारी हैं उनसे आग्रह रहेगा कि हमारी जो समस्या है उसके ऊपर आप जो है वो जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई करें और हमें जो है वो टैक्सी स्टैंड जो है वो उपलब्ध कराएं, क्योंकि काफ़ी समय से जो है वो हम अपने ज्ञापन के माध्यम से उनके पास अपनी समस्या रखते आ रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है वो प्रशासन थोड़ा सा संज्ञान ले। अभी जो हमारी टैक्सियां हैं वो या तो किसी पेड पार्किंग में पार्क हो रही है या हमारे घर के पास पार्क हो रही है, जिसमें जो है वो हमारी टैक्सियों को जो है वो जानी नुकसान का भी जो है वो खतरा रहता है। और रही बात काम की, तो काफ़ी कुछ ये है कि लोगों को जो है वो टैक्सी जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि लगभग जो सारी टैक्सियां हैं वो मेन जगह से हटकर गली या अपने जो है हमारे मकान है वहाँ लग रही हैं। तो लोगों को इस बारे में जो है वो जानकारी भी जो है वो नहीं मिल पाती। और टैक्सी स्टैंड जो है वो इसीलिए हम मांग रहे हैं कि एक जगह कोई ऐसी चिन्हित की जाए प्रशासन के द्वारा, जहां पे जिस भी व्यक्ति को कोई भी टैक्सी की ज़रूरत पड़ती है वो तो वहां तुरंत पहुंचे और वहां से जो है वो अपनी टैक्सी जो है वो उपलब्ध करवा सके। देखिए, दूसरी समस्या हमारी जो है वो जो प्राइवेट गाड़ी यूजर्स टैक्सी नाहन में और आसपास के क्षेत्र में जो हो रही है, जो यहाँ पे बाहर से भी जो है वो नाहन में काम कर रही हैं। पहले भी आपके माध्यम से मैंने बताया था कि जो प्राइवेट गाड़ी का मुद्दा है वो बहुत ही एक प्रशासन को जो है वो इसके ऊपर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। एक तो इसमें क्या है कि जो सवारियां उसमें ट्रैवल हो रही हैं उनका कोई भी जो है वो सिक्योरिटी नहीं है। ज़्यादातर गाड़ियां आप देखेंगे तो HRPB नंबर है, जिसका भी अगर कल को भगवान न खास्ता सवारी के साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो शायद मेरे हिसाब से गाड़ियाँ ट्रेस करनी भी मुश्किल है। और दूसरी चीज़ जो है वो सवारियों को अगर कोई घटना का सामना करना पड़ता है तो उसमें इंश्योरेंस क्लेम लेने में भी जो है वो प्रॉब्लम होती है। तीसरी चीज़ क्या है कि जो प्राइवेट वाली गाड़ियां ये चल रही हैं ये लोगों से ओवरचार्ज भी करती हैं और इसमें नाम जो आता है वो टैक्सी वालों का आता है कि टैक्सी वाले जो हैं ओवरचार्ज कर रहे हैं। मेरा सभी से यही आग्रह रहेगा कि जब भी आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग हमसे संपर्क करें, आपको किफ़ायती दरों पे जो है वो टैक्सी जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। और प्रशासन से मेरा अनुरोध रहेगा कि ये जो प्राइवेट गाड़ियों का जो जैसे कि पिछले टाइम में भी जो है वो
प्रशासन द्वारा जो है वो कार्रवाई की गई थी, तो उसके बाद काफी फर्क पड़ा था। तो मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि दोबारा से आप लोग जो है इस तरफ संज्ञान लें और हमें जो इस समस्या से है वो जो निजात दिलाएं। आज नगरोटा बगवा में भारतीय चीला कांगड़ा पेंशनर्स महासंघ हिमाचल प्रदेश द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पेंशनर्स ने प्रदेश सरकार पर उनकी जायज मांगों को लेकर लगातार अनदेखी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पेंशनर्स महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 11 दिसंबर को संगठन के सभी पेंशनर्स ने शिमला में प्रेस वार्ता आयोजित की थी। इससे पहले धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दौरान भी सरकार को चिताया गया था। पेंशनर्स ने कहा कि धर्मशाला में 18 यूनियनों से जुड़े करीब 15,000 से अधिक बुजुर्ग अपनी मांगों को लेकर एकत्र हुए थे, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया है। पेंशनर्स का आरोप है कि 11 दिसंबर को शिमला में बैठक के दौरान सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि 17 दिसंबर तक उनकी समस्याओं को हल किया जाए और पेंशनर्स से बातचीत की जाए। हालांकि अब तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। महासंघ ने बताया कि वर्ष 2016 से 2022 तक का एरियर अब तक सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है। पेंशनर्स का कहना है कि यह एरियर पहले जहां लगभग 5 लाख रुपए था, वहीं अब यह बढ़कर 40 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुका है। उन्होंने सवाल उठाया है कि सरकार द्वारा रोका गया उनका पैसा क्या ब्याज सहित उन्हें वापस दिया जाएगा या नहीं। सभी का स्वागत करता हूं आज की इस प्रेस वार्ता में। हिमाचल प्रदेश का जो अभी हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी शिमला में 11 तारीख को, जिसमें हिमाचल प्रदेश के 18 संघों के पदाधिकारी, अपने अपने प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्री वहां पर उपस्थित थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सरकार को चेताया था कि जो धर्मशाला में हमारी जो एक विशाल रैली हुई थी, जिसमें 10,000 और 15,000 के बीच आदमी थे, और उसकी जो इस बार मैं ये भी धन्यवाद करता हूँ आपके माध्यम से कि सीआईडी का भी हमारा और पुलिस वालों का हमारा बहुत समर्थन रहा कि सीआईडी की रिपोर्ट सरकार को गई थी कि पेंशन संघ जो है 18 पेंशन संघ जो है वो एकत्रित हो रहे हैं धर्मशाला में 18 यूनियन के, और 15,000 आदमी उनके आ रहे हैं। भले ही हमारे 10,000 और 15,000 के बीच होंगे, लेकिन जो सीआईडी की रिपोर्ट थी जिन्होंने हमारा साथ दिया कि वो 15,000 तक आ रहे हैं, और इसे सरकार घबराई और सरकार ने हमारा स्थान जो जोरावर के लिए हमने अपने आज्ञा ली थी सरकार से, डीसी महोदय से, वो उन्होंने बदल दिया इस घबराहट से। तो ये प्लस पॉइंट रहा आपका कि आप सभी लोग वहां पर एकत्रित हुए। लाहौल स्पीति से लेकर के चंबा तक लोग वहां पर, किन्नौर से लेकर के भरमौर तक लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। मैं आज उनका भी आज धन्यवाद करता हूं आपके इस माध्यम से। और जब वो उन्होंने हमारा पुलिस ग्राउंड को बदल दिया और फिर समय मिला कि अब आप 1:30 बजे के बाद आ सकते हैं, तो लेकिन मेरे साथियों ने बताया, हम तो बीच मंच में थे, कि वो गेट बंद कर दिया था पुलिस ग्राउंड का कि इनको 100 से 200 से ऊपर आदमी ना जाने देना। लेकिन हमारे आदमियों ने वहां भी हमें संघर्ष करना पड़ा और वो गेट खोला, और वहां पर हम समस्त जो थे, कुछ आदमी बेचारे नहीं जा सके होंगे, वो जोरोवर ग्राउंड पहुंचे और वहां पर बरामपुरी जी वगैरह ने काफी संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद सरकार से हमें इन्विटेशन मिला कि आप 18 संघ हैं तो 40-45 आदमी जो है हमारे आप आ सकते हैं। तो 40-45 आदमी आए गए, और हमारे आदरणीय, अब मैं आदरणीय कहूँगा कि हमारे जो स्टेट के मुख्यमंत्री महोदय हैं सुखराम सुखू जी, वो वहाँ पर आए, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि जैसे ही विधानसभा का सेशन समाप्त होता है मैं आपको शिमला में बुलाऊंगा विदिन 6 मंथ के बाद, इससे पहले उन्होंने कहा था। मांगे कि मैं संक्षिप्त रूप में बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो पेंशनर हैं जो 16 और जनवरी 2022 के बीच में रिटायर हुए हैं, आज तक उनका एरियर जो है 5 लाख से लेकर के 40 लाख तक बढ़ा हुआ है। जब आदमी रिटायर होता है वो सोचता है कि मैंने मकान की रिनोवेशन करनी है, मैंने ये मकान का काम करना है, ये ज़मीन खरीदनी है। आज जो 9 साल पहले जो ज़मीन के भाव थे जो 10 लाख थे, आज 50 लाख हो चुके हैं। तो क्या सरकार जो है इनका जो पैसा रखा हुआ क्या विद इंटरेस्ट देगी? पॉसिबल नहीं। उस वक्त सोने का भाव क्या था और आज 9 साल के बाद क्या है। और इसके अतिरिक्त जो डीए की किस्तें हैं आज 13% जो है
ड्यू हो गया। लेकिन जो बड़ी स्टेट है हमारी, पिछले साल जो कन्याकुमारी में मीटिंग हुई थी, मैं आपको एक बात और बता सकता हूँ, हमारे 40 आदमी जा रहे हैं और जब भी जाते हैं हम किसी का एक नया पैसा नहीं खर्च करते, अपनी जेब से पैसा खर्चते हैं। मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, अभी जो हमारी अयोध्या में मीटिंग होने जा रही है सारे अपनी जेब से खर्चेंगे। तो वहां पर जो हमारी कन्याकुमारी में मीटिंग हुई थी तो वहां पर हमने बहुत सारे प्रश्न जो रखे हैं और मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं कि भारतीय राज्य पेंशन महासंघ, जिसके हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया के घनश्याम शर्मा जी हैं, उनको स्पेशली चीफ गेस्ट जो चंबा में बुलाया गया, वो चंबा में वहां पर 250 आदमी इकट्ठे हुए। अभी मुझे फोन आया था कि 250 आदमी वहां पर इकट्ठे हैं, वहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं। अभी हमारा, मैं आपसे सहयोग चाहूंगा भविष्य में कि आप जब भी कॉल आती है तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ने इस वक्त एक फाइल जो है पेंशनों के माध्यम से रखवाई गई है कि पेंशन जो है 30% कर रहे, 50 से 30% पेंशन कर रही है सरकार के आगे के लिए। जो सैलरी है बहुत ज्यादा हो गई है, पेंशन बहुत लाख 1.5 लाख 2-2 लाख पेंशन हो रही है, तो ये पेंशन हम 50% नहीं दे पाएंगे, 30%। और ये फाइल जो है दबी हुई है। अगर आप एकत्रित नहीं होंगे तो आने वाले समय के लिए, आने जो हमारे बच्चे आगे रिटायर होंगे तो हो सकता है कि उनको 30% पेंशन जो है मिले। आपकी तो नहीं कटेंगे, पे प्रोटेक्शन रूल के अनुसार बिल्कुल मिले, लेकिन हो सकता है कि आपका डीए फ्रीज हो जाए। राष्ट्रीय पेंशन दिवस के अवसर पर ज्वाइंट फोरम ऑफ पेंशनर एसोसिएशन शिमला के जनरल सेक्रेटरी जगमोहन ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए पेंशनर्स की प्रमुख मांगों को जोरदार ढंग से उठाया। उन्होंने कहा कि मार्च के अंतिम सप्ताह में संसद में सरकार द्वारा पारित फाइनेंस बिल पेंशनर्स के मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला है। जगमोहन ठाकुर ने बताया कि इस फैसले के विरोध में देश भर में पेंशनर्स ने धरना प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि पास किए गए फाइनेंस बिल के प्रावधानों के तहत भविष्य में रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन नहीं होगी, जो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है और इससे पेंशनर्स के बीच भेदभाव पैदा होगा। उन्होंने कहा कि पेंशन रिवीजन से वंचित करना न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा की मूल भावना के भी खिलाफ है। सरकार को ऐसे फैसले लेने से पहले पेंशनर संगठनों से बातचीत करनी चाहिए थी। पेंशनर एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि इस जन विरोधी निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए और सभी पेंशनर्स के साथ समान, न्यायपूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। पेंशनर्स ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और आने वाले समय में बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी किए जाएंगे। डी शर्मा जी हमारे उसके प्रेसिडेंट हैं। बाकी ये सारे जितने भी पेंशनर साथी हैं, बैंक LIC सेंटर का जो ये गठ है उसका फोरम आज इस चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहा है कि आज हमारी मेन डिमांड ये है कि जो गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल पास किया मार्च के लास्ट वीक में पार्लियामेंट में, ये हमारी जो पेंशन जो फंडामेंटल राइट है उस पर अटैक है। हम ऑल ओवर इंडिया इसी इशू पे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो बिल इन्होंने पास किया है उस बिल के तहत ये देना चाहते हैं कि जो 20 से 26 से पहले जो साथी रिटायर हो गए हैं उनकी रिवीजन ऑफ पेंशन नहीं होगा। ये उस बिल का मंशा है और जो लोग नए लोग रिटायर होंगे उनको उसी पेंशन रिवीजन होगा। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे को एक कंसिस्टेंट लड़ाई से मिला था। लड़ाई कैसे हुई थी आपको मालूम है। सबसे पहला जब पे कमीशन आया था तो मैक्सिमम पेंशन वो आया था 1946 में। मैक्सिमम पेंशन थी उस टाइम 600 रुपये। उसके बाद सेकंड पे कमीशन आया, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, मैक्सिमम पेंशन फिर 600 रुपये। फिर तीसरा पेंशन आया, पे बिल आया, सेंट्रल पे कमीशन आया, उसमें इसको इन्हांस किया गया और मैक्सिमम पेंशन को 1000 किया गया। और उसके बाद आपको जो आज हम DA और DR लेते हैं, दो बड़ी मैसिव स्ट्राइक्स हुई थी 1960 और 68 में। उसके बाद DA और DR मिलना शुरू हुआ था। पहले क्या था कि हमारे को सिर्फ पेंशन ही मिलती थी। उसके बाद लिबरलाइज पेंशन स्कीम स्टार्ट हुई 79 में। उसके मुताबिक जो आज जब आदमी रिटायर होता है सर्विस का, उसका 50% जो बेसिक पे है उसकी पेंशन बनती है और DA DR उसमें लगता है। ये 79 से पहले वालों को नहीं दिया। उसके लिए दो साथी DS नकारा और एक सतेंद्र सिंह जी, ये डिफेंस के लोग थे, ये कोर्ट में गए और वो 5 बेंच हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का बैठा था। उस 5 कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी। उस जजमेंट में ये कहा गया कि जो 79 से पहले रिटायरी है उनको भी ये रिवीजन ऑफ पेंशन होगा और बेसिक पे 50% DP बेसिक पे के हिसाब से पेंशन मिलेगी। तो ये लड़ाई हमारे को 82 से मिली है। आज ये 43 साल हो गए। पर ये एक सरकार दिल्ली में जो आई है
उसने जो ये फाइनेंस बिल लाया उसकी मंशा इसके बारे में क्लियर नहीं है। दे वांट टू स्नैच अवर बेसिक राइट विथ कॉन्स्टिट्यूशन गिवन। नो, गवर्नमेंट हैज नॉट गिवन एनीथिंग। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के डिसीजन के बाद ही मिलना शुरू हुआ था और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। बेसिकली इस लड़ाई के पीछे बैकग्राउंड ये है, पार्लियामेंट बिल पास करता है और ये कोशिश कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हम। आज हम अम्बेडकर चौक पे जब ये बात कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। हम इस चीज़ के हामी हैं। क्यों? आपने सुना होगा 72 में केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस हुआ था, उसमें 13 बेंच सुप्रीम कोर्ट का बैठा था। उसने जजमेंट क्या दी थी? उसमें डिसीजन था, उसमें जजमेंट में ये कहा गया था कि नहीं, 7 जजेस ने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, 6 जजेस ने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो आज तक उसको माना जा रहा है। पर ये सरकार क्या करना चाहती है? ये जो डिसीजन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें राइट मिले हैं, उसको ये स्नैच करना चाहते हैं। कितने पेंशनर हैं पूरे देश में? 10 लाख। और वो पेंशनर इस लड़ाई को आज ऑल ओवर इंडिया लड़ रहे हैं। हमने एक फेज़ 1 में इस लड़ाई को लड़ा, अब फेज़ 2 में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई को हम, जो हमारा नेक्स्ट एक्शन है वो है 9 तारीख को शिमला में धरना। हिमाचल प्रदेश में पटवारी भर्ती प्रक्रिया के तहत परीक्षा शुल्क में अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब तबके को कोई राहत ना दिए जाने पर गदर फ्रंट हिमाचल प्रदेश ने कड़ा एतराज जताया है। संगठन का कहना है कि सभी वर्गों के लिए 800 रुपए की समान परीक्षा फीस निर्धारित करना कमजोर और वंचित वर्गों को परीक्षा से बाहर करने जैसा कदम है, जो सामाजिक न्याय और आरक्षण की भावना के विपरीत है। गदर फ्रंट के संयोजक रवि कुमार दलित ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर, दलित और वंचित वर्ग पहले से ही संसाधनों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में उन पर समान और भारी परीक्षा शुल्क थोपना उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह निर्णय गरीब युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित रखने की कोशिश है। रवि कुमार दलित ने हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग की है कि पटवारी भर्ती परीक्षा शुल्क में अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को तत्काल राहत दी जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस जन विरोधी फैसले को वापस नहीं लिया तो गदर फ्रंट प्रदेश भर में कड़ा विरोध प्रदर्शन करेगा। गदर फ्रंट ने स्पष्ट किया कि वह युवाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाता रहेगा और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जय भीम साथियों, हिमाचल प्रदेश सरकार का दलित विरोधी निर्णय सामने आया है। हिमाचल प्रदेश में हर वर्ग के लिए 800 रुपए की समान फीस निर्धारण कर कमजोर तबकों को परीक्षा में बैठने में से हतोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है, जो कि सामाजिक और आरक्षण की भावना के खिलाफ है। आर्थिक रूप से कमजोर, दलित और वंचित वर्ग पहले से ही संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारी फीस लगाना उनके संवैधानिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। और यहाँ हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से कि इस जन विरोधी निर्णय का गदर फ्रंट हिमाचल प्रदेश कड़ा विरोध करता है और इस निर्णय पर एक बार सरकार पुनः विचार करे, अन्यथा पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर गदर फ्रंट अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं और कमजोर तबके के लोगों के साथ मिलकर प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करेगा। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे ही मुद्दों को लेकर हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं और उसके लिए जो है हमने समय मांगा है। अगर जल्द अपने फैसले पर सरकार विचार नहीं करती है तो विरोध झेलने के लिए तैयार रहे।
शिमला के कालीबाड़ी मंदिर सभागार में आज पेंशनर डे के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पेंशनर्स उपस्थित रहे और अपने विभिन्न मांगों व समस्याओं पर विस्तार से चर्चा भी की गई। इस दौरान 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेंशनर्स को सम्मानित भी किया गया। हिमाचल प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन ने कालीबाड़ी हॉल में राष्ट्रीय पेंशन दिवस मनाया, जिसमें शिमला शहरी विधायक हरीश शरनार्था मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम में लगभग 400 से 500 पेंशनर्स ने भाग लिया, जिससे सभागार पूरी तरह खचाखच भरा रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के अतिरिक्त महासचिव अधिकारी भूपराम वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन दिवस उन सभी लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने पेंशन भोगियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने पेंशनर्स के अधिकारों की रक्षा को लेकर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि पिछले 30 से 35 वर्षों से पेंशन भोगियों की जायज मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। पेंशन डे हिमाचल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया है और जॉइंट एक्शन कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष हैं सुरेश ठाकुर जी, उनके दिशा निर्देश पे सभी मुख्यालयों में भारी तादाद में आज पेंशनरों ने इस समारोह में भाग लिया। उसी कड़ी में शिमला में भी कालीबाड़ी हॉल में 400-500 पेंशनर्स का यहाँ आगमन हुआ और बड़े धूमधाम से यहाँ हमने पेंशन डे मनाया। और इस अवसर पर हमारे बीच में यहाँ के लोकप्रिय स्थानीय विधायक हरीश शरनार्था जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए और उन्होंने पेंशनों की हमारे को बहुत हौसला दिया और उन्होंने अपने फंड से समझो या अपने निजी तौर पे हमारे को इस एसोसिएशन को, सिटी यूनिट को 1 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। उसका मैं उनका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने पेंशनों के जितनी हमारी 14 मांग सूची पत्र 18 बड़े पेंशन संगठनों के चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार से पिछले हमारे 5-6 महीने से, जो सरकार को 14 मांगों का हमारा ज्ञापन दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमारे साथ अभी 28 नवंबर 2025 को जो विधानसभा का हमने घेराव भी किया था और वहाँ हम लोगों को, हमारे प्रतिनिधित्वों को बुलाया भी था और वहाँ एक उन्होंने वायदा किया था कि विधानसभा सत्र के बाद हम 18 संगठनों का जो आपका जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके प्रतिनिधियों को हफ्ते के अंदर बुलाएंगे। परंतु दुख का विषय है कि अभी तक 17 तारीख आज हो गया है। आज हमारा पेंशन डे था और आज हम चाहते थे कि वो भी इस पेंशन डे पे यहाँ आते, राज्य स्तरीय भी यहाँ मनाते शिमला में, पर दुर्भाग्यपूर्ण कुछ स्वयंभू नेता जो मुट्ठी भर है उनके पता नहीं किस बहकावा में आके आज जो घुमारवी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके साथ वहाँ ये दिवस मनाया है। किस वजह से मनाया है इसके बारे में ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर माननीय हमारे जो विधायक महोदय हैं उन्होंने हमारी बात को समझा है और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि मैं आज शाम को ही, जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिमला पहुंचते हैं, तो मैं आपकी बात वहां रखूंगा। और एक अच्छा उन्होंने आश्वासन हमारे को दिया है कि इस बारे में उनसे मैं आपकी बात रखूंगा और जल्दी ही जॉइंट एक्शन कमेटी के ऊपर चर्चा हो और हमारी बैठक सरकार के साथ हो, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और मैं इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के सभी पेंशनर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने हमारे को बुलाया था कि विधानसभा के बाद आपसे बातचीत की जाएगी। 18 जो बड़े संगठन है उनको बुलाया जाएगा, उनके ये शब्द अपने मुंह से निकले हुए हैं। और विधानसभा के सत्र के दौरान वहाँ कोई 50 आदमी 100 आदमी अंदर था, 42 डेलीगेट्स हमारे थे, बाकी पदाधिकारी सरकारी ऑफिसर भी वहाँ थे। उनके सामने उन्होंने कमिटमेंट की थी कि मैं 1 हफ्ते के अंदर आपकी JCC कराऊंगा और आपको 7-8 दिन में बुलाऊंगा। परंतु दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि हमने लिस्ट दी उनको 124 आदमी की,
जो हमारे पदाधिकारी है 18 बड़े संगठनों के, उनकी हमने लिस्ट दी कि ये हमारी लिस्ट हमें बुलाइए, पर अभी तक उन्होंने हमें नहीं बुलाया है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री हम तो दोबारा ये दोहराएंगे कि आप जो स्वयंभू नेता है, जिनका यहाँ जनाधारी कोई नहीं है और जो यहीं के मेंबर थे वो मेंबर ही नहीं है आज यहाँ, और हमने उनका जो अलीगल चुनाव हुआ है, वो जो स्वयंभू नेता बने हैं वो हमने एक्सपेल यहाँ जनरल हाउस ने किए हुए हैं, और उनका जो अकाउंट था हमारा पेंशन इंस्टीट्यूट का वो सीज किया हुआ है। जब अकाउंट आपके फ्रीज हो 5 लाख के करीब हमारी इस संस्था में है, उससे एक पैसा भी नहीं खर्च पाएंगे। तो आप बोलिए कि एक इंडिविजुअल स्वयंभू नेता घुमारुई में इतने बड़े आयोजन को पैसा कहाँ से आया, यही मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो पैसा आया कहाँ से। तो साफ बात है कि वो सरकार की फंडिंग से स्पॉन्सर्ड है, या वहाँ के जो लोकल कांग्रेस पार्टी के विधायक है या मंत्री है उन्होंने किया होगा। अदरवाइज जो तो इलेक्टेड है लोग, और जो 18 बड़े संगठनों का जो 1.5-2 लाख पेंशनों का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो तो हम हैं। वो तो यहाँ आप पूरे हिमाचल प्रदेश में 12 जिलों में आज हुए हैं, हर जगह से खबरें आ गई है। ये मेरा कहना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नाहन पहुंचने पर विनय कुमार का कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और नाहन शहर कांग्रेस के झंडों और नारों से गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर और नारेबाजी के साथ विनय कुमार का अभिनंदन किया। स्वागत समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिला व ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी, युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस के प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि पार्टी को जमीनी स्तर पर और मजबूत करना उनकी प्राथमिकता रहती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को सशक्त बनाने और जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा जनहित के मुद्दों के लिए संघर्ष करती रहती है और आने वाले समय में संगठनात्मक मजबूती के साथ जनता की आवाज को बुलंद किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया कि विनय कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। बहुत खुशी की बात है कि आज हम सिरमौर जिला में पहुंचे हैं और यहाँ बॉर्डर पे स्वागत करने बहुत सारे लोग आए थे। ये 50 वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पद जो है वो फिर से सिरमौर जिला को मिला है। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद भी करता हूँ और सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। चुनाव से पहले हम अपना संगठन तैयार कर लेंगे और अभी संगठन सृजन हमारा जो कार्यक्रम था वो हो चुका है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स जो है वो हाल ही में हफ्ता 10 दिन के अंदर लग जाएंगे और साथ ही में हम ब्लॉक प्रेसिडेंट्स भी लगाएंगे और ब्लॉक प्रेसिडेंट और जिले के प्रधान लगने के बाद हम प्रदेश की कार्यकारिणी गठित करेंगे। देखो, कोई भी दो पद में चुनौतियां होती है और इस पद में भी चुनौतियां हैं। हम चुनौती का सामना करेंगे और सभी लोगों को साथ लेके चलेंगे। हम डर नहीं रहे हैं। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, आपदा अभी लगी हुई है और जब हम सारे रास्ते और भवन दुरुस्त कर लेंगे उसके बाद निश्चित तौर पे मार्च या अप्रैल में पंचायत चुनाव होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, हम किसी से डरते नहीं और खासकर बीजेपी से डरने की कोई बात नहीं है। हम उनको दिखाएंगे कि पंचायती राज जो चुनाव है उसमें भी कम से कम 70 से 80% लोग जो कांग्रेस पार्टी के होंगे। शिमला स्थित सचिवालय में आज सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संघ की आगामी गतिविधियों के साथ साथ कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से जानकारी साझा की। प्रेस वार्ता में संजीव शर्मा ने बताया कि सचिवालय कर्मचारी संघ की अगली कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह चुनाव पूरी तरह पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न कराए जाएंगे ताकि सचिवालय के सभी कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके और संघ को मजबूत नेतृत्व मिल सके।
उन्होंने कर्मचारियों से जुड़े लंबित भुगतानों को लेकर सरकार के रुख पर भी प्रकाश डाला। संजीव शर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि कर्मचारियों के सभी पुराने पेंडिंग भुगतान अप्रैल 2026 के बाद चरणबद्ध तरीके से जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संघ इस मुद्दे पर लगातार सरकार के साथ संवाद बनाए हुए है और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रयासरत है। अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि सचिवालय कर्मचारी संघ हमेशा कर्मचारियों की समस्याओं और अधिकारों के लिए संघर्ष करता रहता है और भविष्य में भी यह संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कर्मचारियों से एकजुट रहने और संघ को सहयोग देने की अपील की है। आप सभी साथियों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन के जो चुनाव होने हैं उनकी तारीख की घोषणा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा कर्मचारी संघ के चुनाव 2 साल के बाद होते हैं और इन चुनावों में लगभग 1100-1200 कर्मचारी भाग लेते हैं। सचिवालय कर्मचारी के साथ साथ इसमें एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नर सेक्रेटरीट, लोकायुक्ता तथा स्टेट ऑफिस के कर्मचारी भी भाग लेते हैं। ये जो 2 साल का कार्यकाल रहा ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी था। इसके बड़े खट्टे और मीठे अनुभव हैं जो मैं आपसे साझा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन एक ऐसा संगठन था जिसने न केवल अपने संगठन की मांगों को उठाया अपितु पूरे प्रदेश के कर्मचारी तथा पेंशनरों की मांगों को भी सरकार से उठाया। तो आप लोग जानते हैं कि पिछले साल जब 21 अगस्त और 23 अगस्त को हमने जनरल हाउस किया था उसमें पूरे प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों को हम 650 करोड़ के वित्तीय लाभ दिलवाने में कामयाब हुए थे। ये अलग बात है कि इसकी हमें जो सजा मिली कहें या इसकी हमें जो कीमत चुकानी पड़ी वो आप भली भांति जानते हैं कि हमारे सचिवालय सेवा कर्मचारी जो महासंघ है उसके 6 पदाधिकारियों पर जो है प्रिविलेज मोशन लाया गया है जो कि आज भी चला है। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि आज इस सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन का पूरे प्रदेश में एक अपना नाम है, एक अपनी पहचान है। मेरे जितने भी कर्मचारी साथी हैं सचिवालय के, कमीशन के, लोकायुक्ता के, स्टेट ऑफिस के, गवर्नर सेक्रेटरीट के, मैं आपके माध्यम से इन सभी साथियों का अनेक आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने, मैं पिछले 25 साल से इस एसोसिएशन में था, उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। अब मैं जबकि अब सेक्शन ऑफिसर प्रमोट हो चुका हूं, इस एसोसिएशन से बाहर हो गया हूं, लेकिन हमारा जो कार्यकाल था वो अभी अक्टूबर तक था। नवंबर में हमने इलेक्शन करवाने थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर 27 से सेशन शुरू हो गया था, इस करके हम नहीं कर पाए हुए। उसके बाद अभी दिसंबर में लोग छुट्टियों पे गए हैं, इसीलिए हमने अब इसकी तारीख की जो घोषणा मैं करने वाला हूं, मैं इसको चुनाव नहीं कहूँगा, मैं इसको चुनावी पर्व कहूँगा, चुनावी उत्सव कहूँगा। और इस चुनावी उत्सव की जो शुरुआत है वो 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक होगी। जहाँ तक कार्यकाल का संबंध है, हमने बड़ी चुनौतियां हमारे सामने थी। अभी हाल ही में जो 6 सितंबर को एक सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की थी, 6 सितंबर यानी कि शनिवार के दिन 2025 को जो एक नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसके तहत प्रदेश के हजारों कर्मचारी को हायर पे ग्रेड जो मिलती थी उसको वापस ले लिया था। लेकिन हमने 7 को संडे होने के बावजूद 8 तारीख को इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से मिले, लोगों की भावनाओं को उन तक पहुंचाया और तो और बार हमने गेट मीटिंग की और 8 ही तारीख को हमने इस नोटिफिकेशन को विदाउट कर दिया था। तत्पश्चात
ये नोटिफिकेशन जो है फिर कैबिनेट में जानी थी, कैबिनेट में भी ये नोटिफिकेशन विड्रॉल हुई है। इसी तरह और भी बहुत सारी चुनौतियां थी सचिवालय की, नहीं पूरे प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनों की, जिनको हमने बखूबी प्रदेश की सरकार से उठाया और काफी हद तक हमें इसमें सफलता भी मिली है। शिमला के ऐतिहासिक रेस्ट मैदान पर शामला स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर की खास बात यह रही कि रक्तदान के साथ साथ अंगदान के लिए भी विशेष सुविधा उपलब्ध करवाई गई, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पुण्य कार्य से जुड़ सके और समाज में सकारात्मक संदेश भी दे सके। कार्यक्रम का उद्घाटन यूथ कांग्रेस के महासचिव आर्यन चौहान ने किया। उद्घाटन के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए आर्यन चौहान ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए इस तरह के सामाजिक और जनहित से जुड़े कार्यक्रम बेहद जरूरी रहते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के हित में सभी को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए और ऐसे प्रयास भविष्य में भी निरंतर जारी रखने चाहिए। साथ ही उन्होंने शामला स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के गठन पर भी पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर शामला स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के फाउंडर कुणाल भारद्वाज ने स्वयं रक्तदान कर युवाओं और आम जनता को प्रेरणादायक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और युवाओं को बढ़ चढ़कर ऐसे सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहिए, जिससे जरूरतमंदों की जान बचाई जा सके। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और रक्तदान व अंगदान के प्रति जागरूकता दिखाई। आयोजकों ने सभी रक्तदाताओं, अतिथियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज हमारी शामला स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से ये हमारी पहली गतिविधि है जो हमने समाज में के सामने करवाई है। और ये रक्तदान शिविर का जो आज हमारा कराने का उद्देश्य है कि एक स्लोगन भी हम जो सुनते हैं कि रक्तदान महादान, और जितने भी आज की डेट में युवा पीढ़ी है और घर के बुजुर्ग होते हैं तो कि उनके मन में एक भय पैदा हुआ होता है कि हम खून देंगे तो हमारे को वीकनेस आ जाएगी, कमज़ोरी आ जाएगी। तो हम यूथ में और युवाओं में, उनके पेरेंट्स में, माता पिताओं में हम ये अपना मैसेज देना चाहते हैं इस ब्लड डोनेशन के माध्यम से कि ये एक भ्रांति है जो समाज में फैली हुई है कि अगर हम खून देंगे तो उससे हमारा खून कोई कम नहीं होगा। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि हमें खून देना चाहिए, तो वो 3 महीने में लगभग 90 से 120 दिन में वो हमारा पूरा रिकवर हो जाता है। तो हमारा पूरे युवाओं को यही संदेश है कि वो ऐसी गतिविधियों में शामिल होते रहें और इस तरह के रक्तदान शिविर, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को एक नए जीवन की कुछ उसके लिए खुशी के पल हो सकते हैं, तो हम इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। क्योंकि हमारी डॉक्टर की टीम आईजीएमसी से आई है और हमारा आज लगभग 70 यूनिट प्लस हमारा टारगेट है। अभी हमारा ब्लड डोनेशन शुरू हो चुका है और हमने इसमें जो हमारे कॉलेज के टीम है बच्चों की, वो अपने कुछ एग्ज़ाम के अभी पहले ब्लड डोनेट करके जाएंगे और कुछ एग्ज़ाम के बाद, आजकल क्योंकि पूरे शिमला में एग्ज़ाम चले हुए हैं, मिड टर्म्स चले हैं, तो एग्ज़ाम के बाद यहाँ पे ब्लड डोनेशन करने पूरी टीम हमारी पहुँचने वाली है। स्टेशन खोली है शिमला के ये सारे पूरे जिला से, अलग अलग कोनों से, कुमारसंद से, जुब्बल से, कोटखाई से, ठियोग से, सारे क्षेत्रों से मिलकर इनने एक पूरी शामला एसोसिएशन खोली है। तो बधाई देना चाहूँगा कि इनने अच्छी सोच रखी है और आज रक्तदान शिविर से शुरुआत की है, तो इसके लिए इनको सफल उसके लिए आयोजन के लिए बधाई देना चाहूँगा। और मेरा ये मानना है कि रक्तदान शिविर ना केवल मानवता की सेवा के लिए किया जाता है, बल्कि जो एक हमने मुहिम हमने चलाई है शिमला में और हिमाचल प्रदेश में, नशा मुक्ति के आंदोलन जो हमने चलाया है नशा के खिलाफ, उसमें भी इनकी ये भागीदारी रहेगी। क्योंकि एक संदेश जो समाज में लोगों को जाएगा रक्तदान शिविर से, वो ये है कि अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी। और युवा होने के नाते मैं मानता हूँ कि ये सब और हम भी, कि युवा ही जो है किसी भी पहल को शुरू करना होता है हमने, और नशे के खिलाफ ये आंदोलन फिर से ये छेड़ेंगे। आप सब देख रहे हैं कि चिट्टा आजकल कितना रैम्पेंट यूज़ हो गया है हमारे प्रदेश में, खासकर कि युवाओं में। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आप देखेंगे कि तरह तरह के जिलाओं में जाके एंटी चिट्टा वॉकथॉन कर रहे हैं। शिमला में उसकी शुरुआत की थी नवंबर में, उसके बाद कांगड़ा के धर्मशाला में की, कल हमीरपुर में की, और बढ़ चढ़ के आप देखेंगे कि लोग इसमें एक साथ जुट होके आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो मेरा ये भी मानना है कि इन लोगों का जो ये स्टेप है एक नशे के हटाने की तरफ भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो फिर से इनको बधाई देना चाहूँगा और इनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि इनने अपने पहले कार्यक्रम में, एसोसिएशन का इनका पहला कार्यक्रम है, मुझे बुलाया। तो
इनको ये भी बोलना चाहूँगा कि जहाँ भी हमारे युवा जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके लिए बिल्कुल खड़े हैं, क्योंकि जो जहाँ भी अच्छा काम करना चाहते हैं हमारे युवा, उसके लिए हम उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं। और जैसे कि रक्तदान शिविर है और भी बड़ी सारी कार्यक्रम हैं, बड़ी सारी आगे जाके पहल हैं जो ये कर सकते हैं, तो हमारा योगदान इनमें रहेगा, बिल्कुल रहेगा इनके साथ। तो इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा और इनसे एक और सजेशन है कि आप हर महीने या हर 15 दिन में कोई ना कोई ऐसा इवेंट कराते रहें कि हमारे समाज के जो युवा हैं आपसे प्रेरणा ले सकें और अच्छी राह पे शिमला के और खास करके हिमाचल प्रदेश के युवा और लोग अच्छी राह पे चल सकें।